चलिए जी, आज मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो जैसा कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। हमें एज ऑन 31 मार्च 2015 और एज ऑन 31 मार्च 2016 का बैलेंस शीट गिवन है, और बैलेंस शीट में वही जो हमारे कंपनी अकाउंट्स का फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको बैलेंस शीट गिवन है। ये बैलेंस शीट की ओपनिंग वैल्यूज़ हैं और ये बैलेंस शीट की क्लोजिंग वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी के कंटेंट दे रखे हैं, यहाँ पे आपको एसेट के कंटेंट दे रखे हैं, और यहाँ पे आपको नोट्स टू अकाउंट्स दे रखा है, और साथ में आपको दो एडजस्टमेंट दे रखी है। देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हमें कैश फ्लो का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? देखिए, ये जो डी पॉइंट है ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और ये जो ए पॉइंट है ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मतलब करंट इन्वेस्टमेंट इज आल्सो इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट है 8,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 14,000। तो मतलब 8,000 और 14,000, 22,000 हमारा यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 5,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस है 12,000। तो 5 और 12, 17,000 हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस है और 22,000 रुपये हमारा कैश का क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। अब हम क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको कहा है, ये मेरा फॉर्मेट है, ठीक है जी। यहाँ पे कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है, कैश का ओपनिंग बैलेंस मैंने क्या बताया, दोनों वैल्यूज को ऐड करके 5,000 और 12,000, यानी कि 17,000 रुपये मेरे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस है। 17,000 रुपये मेरे पास क्या है, कैश का ओपनिंग बैलेंस है। अब कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 14,000 और 8,000। 14,000 प्लस 8,000, ये मेरे पास क्या है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब 22,000 रुपये मेरे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, इसका मतलब 22,000 मेरे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, 17,000 मेरे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस है। तो 5,000 रुपये आपका नेट इंक्रीज या डिक्रीज हो गया कैश में। मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपका जो 5,000 रुपये का कैश है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। सिंपल सा कंसेप्ट है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है 22,000, मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है 17,000। साल के शुरू में मेरे पास 17,000 रुपये थे और साल के अंत में मेरे पास 22,000 रुपये है। इसका मतलब आपका कैश में जो चेंज हुआ है, 5,000 रुपये का आपका कैश में चेंज हुआ है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 5,000 का चेंज है ये किस वजह से हुआ है। क्या ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुआ है, क्या ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हुआ है, या फिर क्या ये मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हुआ है, ये हम जानना चाहते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। मैंने कहा है आपको क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए, कैश हो चुका है, कैश का हम लोग ट्रीटमेंट क्या है, कर चुके हैं, तो हमारे लिए कैश का पार्ट एंड हो चुका है। करंट इन्वेस्टमेंट का भी हम लोग ट्रीटमेंट कर चुके हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ट्रीटमेंट हो चुका है, करंट इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट हो चुका है। अब आते हैं ट्रेड रिसीवेबल पे, जो नेक्स्ट है। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, 23,000 से 26,000 हुआ। मैंने आपको क्या कहा, चाहे आपके करंट एसेट्स हैं चाहे आपके फिक्स एसेट्स हैं, जब भी ये इंक्रीज होंगे कैश के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, लिखिए यहाँ पे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ट्रेड रिसीवेबल हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, कितने से, 3,000 रुपये से आपको ट्रेड रिसीवेबल नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। तो ट्रेड रिसीवेबल को मैंने 3,000 रुपये किस में लिख दिया जी, नेगेटिव में लिख दिया। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आपको, 3,000 रुपये मेरा ट्रेड रिसीवेबल क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है जी, तो 3,000 रुपये हम इसको क्या लिख देते हैं, नेगेटिव। ये नीचे वाली वैल्यूज़ पे ध्यान मत दीजिए, ये मैंने थोड़ा फॉर्मूले लगा रखे हैं, तो अभी इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे हमारा 3,000 इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि करंट एसेट बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपका माइनस आ गया। अब आगे क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। ओके, इन्वेंट्री, तो यानी कि ट्रेड रिसीवेबल का भी हमारा ट्रीटमेंट हो चुका है।
इन्वेंट्री 59,000 से 37,000 हो गई, 22,000 रुपये से आपकी इन्वेंट्री कम हो गई। मैंने क्या बताया था, नेगेटिव रिलेशन, यानी कि आपका इन्वेंट्री अगर फॉल कर रहा है इट मीन्स इसका कैश फ्लो के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इन्वेंट्री अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे 22,000 रुपये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 22,000 रुपये की जो इन्वेंट्री है वो मेरी क्या हो गई है जी, प्लस हो गई है। 3,000 रुपये लिखा मैंने माइनस में, 22,000 रुपये लिखा मैंने प्लस में। ये मेरा क्वेश्चन था। तो अब मेरा इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट भी हो चुका है, यानी कि मेरा करंट एसेट का ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है। मैं करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाल चुका हूँ, मैं इन्वेंट्री की वैल्यू डाल चुका हूँ, मैं ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू डाल चुका हूँ, मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यूज़ भी डाल चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जब मैं इसके ऊपर चलता हूँ तो मेरे पास आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और एक आता है मेरे पास इंटेंजिबल एसेट्स। अगर आप इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो 30,000 से 50,000 हो रहे हैं, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, मुझे ये भी देखना है क्या इसका कोई नोट्स टू अकाउंट्स तो नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा कि इसका कोई नोट्स टू अकाउंट्स तो नहीं है। तो यहाँ देखिए मशीनरी का नोट्स टू अकाउंट्स है। मेरा पहला काम होता है देखना नोट्स टू अकाउंट्स, और एक मुझे देखनी होती है एडजस्टमेंट। तो मशीनरी का नोट्स टू अकाउंट भी है और मशीनरी का एडजस्टमेंट भी है। तो अब एडजस्टमेंट भी है, तो चलिए हमें यहाँ पे मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं मशीन का अकाउंट बनाता हूँ। यहाँ देखिए मशीन का ओपनिंग वैल्यू है 17 लाख रुपीज़, और मशीन का जो क्लोजिंग वैल्यू है दैट इज़ 20 लाख रुपीज़। मतलब मशीन का ओपनिंग बैलेंस 17 लाख रुपए का है और क्लोजिंग बैलेंस 20 लाख रुपए का है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू बैलेंस ड्रॉप डाउन। कितना बताया हमने मशीन का ओपनिंग बैलेंस, मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 17 लाख रुपीज़ का। तो मैंने यहाँ पे मशीन का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मशीन का क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि बाय बैलेंस कैरिड ऑन। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसका जो क्रेडिट बैलेंस है, सॉरी मशीन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है आपका 20 लाख रुपए। तो लो जी, ओपनिंग बैलेंस हो गया आपका 17 लाख, क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपका 20 लाख। मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही लिख दिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक मशीन है जिसकी नेट वैल्यू अब 10,000 बन चुकी है, उसके ऊपर 40,000 की डेप्रिसिएशन लगी है और आपने उसको 2,000 में बेच दिया। देखो मशीन की वैल्यू रह गई थी 10,000 डेप्रिसिएशन लगने के बाद, और आपने इसको 2,000 में बेच दिया। इट मीन्स जब आपने मशीन को बेचा तो आपको 8,000 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है जी। तो जब मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ लिखिए बाय बैंक। आपने मशीन को कितने में बेचा, आपने मशीन को बेचा 2,000 रुपये में। ठीक है जी। मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितने की लगी, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन डालोगे। बाय डेप्रिसिएशन कितने की डेप्रिसिएशन डालोगे, यहाँ पे आप 40,000 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन डालोगे। फिर आपको लॉस कितने का हुआ मशीन के ऊपर, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। देखिए 10,000 की मशीन को आपने 2,000 में बेच दिया डेप्रिसिएशन लगने के बाद, तो 8,000 का आपको यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यानी कि हमने मशीन का ओपनिंग बैलेंस लिखा, हमने मशीन का क्लोजिंग बैलेंस लिखा, हमने लिखा मशीन कितने में सेल हुई, मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितने की थी, और मशीन को लॉस कितने का हो गया। ये चीज़ें हमने इसके अंदर मेंशन कर दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब देखिए अगर मैं सबका टोटल करूँ तो 40 और 2 कितना होता है आपका 42 होता है, 42 और 8 कितना होता है आपका 50 होता है। इसका मतलब इसका टोटल आ जाएगा 20,50,000। ये इसका टोटल आ गया। तो यानी कि बैलेंसिंग फिगर इधर निकल रही है, तो टू बैंक अकाउंट। इट मीन्स आपने क्या किया, आपने इस साल मशीन्स परचेज की हैं, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रही है। तो कितने की बैलेंसिंग फिगर आ रही है, 3,50,000 की मेरी यहाँ पे क्या आ रही है, बैलेंसिंग फिगर आ रही है। इसका मतलब 3.5 लाख रुपए की आपने मशीन यहाँ पे क्या की है, बाय की। दोबारा सुन लीजिए, हमने मशीनरी अकाउंट कैसे बनाया। ये मेरा मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है,
ये मेरा मशीन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। वो कहता है हमने 10,000 की मशीन को 2,000 में बेच दिया, 10,000 की मशीन को 2,000 में बेचा, इट मीन्स 8,000 का लॉस हुआ और 40,000 की डेप्रिसिएशन है। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गई। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये जो मशीन अकाउंट है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, इसमें बाय बैंक है। इसका मतलब मशीन क्या हो रही है, यहाँ पे सेल हो रही है। ये बाय बैंक का मतलब क्या है कि ये मशीन आपकी क्या हो रही है, सेल हो रही है। ये मशीन आपकी क्या हो रही है, परचेज हो रही है। टू बैंक का मतलब क्या है कि ये मशीन जो है आपकी क्या हो रही है, परचेज हो रही है। इसका मतलब इन दोनों का इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पड़ेगा। 2,000 सेल है और 3.5 लाख रुपए क्या है, परचेज है। सेल से मेरे कैश फ्लो के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इससे क्या पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल देंगे। ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, यहाँ पे लिखिए परचेज ऑफ मशीनरी, यहाँ पे लिखिए सेल ऑफ मशीनरी। मैंने मशीन कितने की परचेज की, 3,50,000 की। तो 3,50,000 की अगर आपने मशीन परचेज की तो पैसा जाएगा, ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। आपने मशीन सेल कितने की मशीन आपने सेल की 2,000 रुपये की, तो यानी कि आपके पास 2,000 रुपये क्या है, आया होगा। यानी कि 3.5 लाख रुपए की मशीन आपने खरीदी और 2,000 रुपये की मशीन आपने सेल की, दोनों ही एंट्रीज यहाँ पे आ गई। और क्या था इस वर्किंग नोट के अंदर, इस वर्किंग नोट के अंदर क्या था, 40,000 की डेप्रिसिएशन थी और 8,000 रुपये का क्या है, लॉस हुआ। लॉस क्या है, लॉस एक नॉन कैश आइटम है, तो यहाँ पे लिखिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का लॉस हो रहा है, 8,000 का लॉस हो रहा है, तो ये यहाँ पे आएगा। एडजस्टमेंट जितना जो भी आपका नॉन कैश होता है, नॉन ऑपरेटिंग होता है, वो यहाँ पे आता है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आपका क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 8,000। अब अगर मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊँ या अपने वर्किंग नोट की तरफ जाऊँ तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन रह गया। ये डेप्रिसिएशन भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट छोटा सा और है कि आपको डेप्रिसिएशन की भी ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है। जब डेप्रिसिएशन की भी ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है तो मुझे डेप्रिसिएशन का भी क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे टैक्सेशन के लिए बनाया था, कोई बात नहीं, हम इसको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेते हैं। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है जी। तो हम इसका अकाउंट बना लेते हैं। देखिए एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है, तो लायबिलिटी, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस इधर होगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और इसका क्लोजिंग बैलेंस इधर होगा, तो टू बैलेंस कैरी। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्या है, यहाँ आइए। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 90, क्लोजिंग है 140। तो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 90 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,40,000। तो ये लिख दिया हमने। ड्यूरिंग द ईयर कितने की डेप्रिसिएशन लगी यहाँ पे मशीन के ऊपर, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा 40,000 की डेप्रिसिएशन लगी है, तो यहाँ पे लिखिए टू मशीनरी, कितना, 40,000, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा P&L अकाउंट में, फिर कितनी डेप्रिसिएशन चली जाएगी यहाँ पे, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसका टोटल करें तो 1,80,000 होता है, तो यहाँ पे 90 है, तो इसका मतलब 90,000 रुपीज़ की हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़। तो ये जी हमारी आ गई डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। ये मशीन का ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ये मशीन का ओपनिंग बैलेंस है, ये मशीन का क्लोजिंग बैलेंस है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन के ऊपर 40,000 की डेप्रिसिएशन लगी, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में बैलेंसिंग फिगर 90,000 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अगर मुझे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग ना गिवन होता तो मैं ये डेप्रिसिएशन ऊपर ऑपरेटिंग में लिख देता, लेकिन क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है तो मुझे डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी कि आपके कैश फ्लो के अंदर जो डेप्रिसिएशन जाएगी वो कितने की जाएगी,
90,000 रुपीज़ की आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगी, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए जी डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। कितनी डेप्रिसिएशन हो गई? 90,000 की हमारी क्या आ गई? डेप्रिसिएशन आ गई। यानी कि जो हमारा मेन एलिमेंट था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। मेरा 8,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ गया और 90,000 रुपीज़ का मेरा क्या आ गया? डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ भी आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मुझे देखना है क्या मेरा सारा एसेट सॉल्व हो चुका है। मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, मैं ट्रेड रिसीवेबल का ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, मैं इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, ठीक है जी। मैं करंट इन्वेस्टमेंट का भी क्या कर चुका हूँ? ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। मैं करंट एसेट्स, सभी करंट एसेट्स का ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। अब सिर्फ एक बचा है इंटेंजिबल एसेट। ये 30,000 से 50,000 हो रहे हैं। ये 20,000 क्या हो गया है? इंक्रीज हुआ है और इसका कोई नोट्स टू अकाउंट नहीं है, ये इंक्रीज ही हुआ है। इट मीन्स आपने इसको क्या किया है? परचेज किया है। अब आपने अगर इसको परचेज किया है तो इसका कैश फ्लो के ऊपर क्या पड़ा होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो हम लिखेंगे परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ये कौन सा इंटेंजिबल एसेट था मेरा? ये मेरा इंटेंजिबल एसेट है पेटेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेटेंट्स, ठीक है जी। तो चलिए अब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे परचेज ऑफ पेटेंट। देखिए आपको अभी तक सिंपल सा ही मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि अगर एसेट खरीदोगे, एसेट बढ़ेगा तो माइनस होगा और एसेट घटेगा तो प्लस होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपका इंटेंजिबल एसेट क्या है? बढ़ रहा है। तो आपका इंटेंजिबल एसेट अगर बढ़ रहा है तो 20,000 रुपये आप क्या कर दोगे जी? यहाँ पे माइनस कर दोगे। लो जी, हमने 20,000 रुपये को यहाँ पे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्लियर हो गया? अब हमने सारे एसेट्स का ट्रीटमेंट कर दिया। अगर आप देखें तो एसेट्स, फिक्स एसेट जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आ चुके हैं, जो करंट एसेट्स हैं वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आ चुके हैं, और जो आपके नॉन कैश आइटम्स हैं वो भी ऑपरेटिंग में आ चुके हैं। तो मेरे सभी फिक्स एसेट्स का ट्रीटमेंट हो चुका है। मतलब मैं अपने इस पूरे पार्ट का ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। इसमें मुझे अब इसको दोबारा से छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट जो है वो मेरा कंप्लीटली क्या है? कंप्लीट हो चुका है और इसको मुझे अब हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा हमने किस प्रकार से कैश का ट्रीटमेंट किया, ट्रेड रिसीवेबल का ट्रीटमेंट किया, इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट किया, करंट इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट किया, उसके अलावा पेटेंट्स का ट्रीटमेंट किया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट किया। अब मेरे एसेट पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं बढ़ता हूँ लायबिलिटीज़ की तरफ। लायबिलिटीज़ में मेरा सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। क्या इसका नोट्स टू अकाउंट है? बिल्कुल जी। इसका भी ओपनिंग बैलेंस है और इसका भी क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है। यानी कि इसका भी मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसका ओपनिंग भी है, इसका क्लोजिंग भी है और इसकी क्या है? एडजस्टमेंट भी है। तो चलिए फिर से हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन भी आपकी लायबिलिटी होता है, तो हम लिखेंगे इसका ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है? टैक्सेशन का जो ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ओपनिंग बैलेंस है जी हमारा 11,000। आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं कि टैक्सेशन का जो ओपनिंग बैलेंस है हमें कितना दे रखा है? 11, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 18,000 हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो चलिए जी यहाँ पे मैं इसका क्लोजिंग बैलेंस भी लिख देता हूँ 18,000। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया, इसको मुझे, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। अब एडजस्टमेंट क्या कहती है? एडजस्टमेंट कहती है इनकम टैक्स आपने पे किया है। पे किया है मतलब पैसे गए होंगे, टू बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि आप इनकम टैक्स क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। तो यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट। इनकम टैक्स आपने पे किया है। कितना इनकम टैक्स पे किया है आपने? देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, कितना इनकम टैक्स पे किया है। मैंने इनकम टैक्स पे किया है 16,000 रुपये का। ठीक है जी, अगर आपने 16,000 का इनकम टैक्स पे किया है तो यहाँ 16,000 रुपये लिख दीजिए। लिख दिया जी। अब 16 एंड 18 कितना होता है? ये होता है 34,000। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी किसकी?
पी एंड एल की, बाय यही वाला जो ऊपर था, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और यहाँ पे आ जाएगा 23,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा 34,000। तो ये बन गया जी आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट। हम लिख सकते हैं ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है जी, तो ये अब मेरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बन गया। क्या किया मैंने इसमें, यहाँ पे मेरा ओपनिंग वैल्यू, यहाँ पे मेरा क्लोजिंग वैल्यू, ये जो मैंने देखो, जब भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की एडजस्टमेंट आपको गिवन होती है ना, तो इसमें क्या होता है, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन होता है, या तो टैक्स पे दिया होता है या पी एंड एल दिया होता है। तो अगर आपको बैंक गिवन है, मतलब आपने टैक्स पे किया है, तो यहाँ लिखोगे, बैलेंसिंग फिगर यहाँ की आएगी। कई बार आपको यहाँ दिया होता है, मतलब प्रोविजन दिया होता है, तो फिर बैलेंसिंग फिगर बैंक की आएगी। मतलब कोई भी 3 फिगर देंगे, चौथी फिगर आपको अपने आप निकालनी है। तो बैलेंसिंग फिगर बैंक की भी निकल सकती है और पी एंड एल की भी निकल सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब इसका मतलब मेरा पी एंड एल में 23,000 का टैक्स जाएगा और 16,000 का टैक्स मैं क्या करूंगा, पे करूंगा। तो मेरा कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या कहता है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपका कितना आया वर्किंग नोट में, 23,000 रुपये का आपका प्रोविजन फॉर टैक्स आया, यानी कि 23 का प्रोविजन आया। और टैक्स पे कितना कर रहा हूँ मैं टैक्स पे कर रहा हूँ 16,000 रुपये का, ये मैं पे कर रहा हूँ, तो इसे मैं लिखूंगा नेगेटिव में। इतना क्लियर है, 16,000 रुपये मैंने क्या है यहाँ पे नेगेटिव में डाल दिया। मैं जस्ट अपनी वैल्यूज़ को सही जगह पे क्या कर रहा हूँ, प्लेस कर रहा हूँ। चलते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ, यानी कि मैं अपना शॉर्ट टर्म प्रोविज़न कर चुका हूँ। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल 83,000 से 15,000 हो गए, मतलब 83,000 से देखिए 15,000 हो गए, 6 तो कितना कम हो गया, ये 68,000 कम हो गया। लायबिलिटी के बारे में क्या कहा जाता है कि अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करोगे, डिक्रीज ही करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना, -68,000। ठीक है जी, तो मैंने लिख दिया डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ये भी हो गया जी। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। ले रहे हो कि दे रहे हो, 10,000 से 12,000 रुपये हो गए, 2,000 रुपये बढ़ रहे हैं। तो अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसे क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, यानी कि आप लिखोगे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 2,000 से आपका बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए जी, मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन का ट्रीटमेंट हो गया, ट्रेड पेबल्स का हो गया और शॉर्ट टर्म बोरोइंग का भी हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 125 से 2 लाख रुपीज़ की हो गई, मतलब 75,000 रुपीज़ से आपने अपनी बोरोइंग को क्या है, बढ़ाया है। तो ठीक है जी, इंक्रीज इन बोरोइंग, यहाँ पे लिखिए इंक्रीज इन बोरोइंग। क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ रही है ना, कितने से बढ़ रही है लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी यहाँ पे 75,000 रुपीज़ से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि मेरी पहले बोरोइंग थी 1,25,000 की, पहले बोरोइंग 125 की थी, अब 2 लाख की हो गई। तो 75,000 से लायबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है तो कैश आ रहा है, सिंपल है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो किस में लिखोगे, पॉजिटिव में लिखोगे। तो देखिए जी, मैंने लिख दिया अपना 75,000 लिख दिया। क्लियर है इतना, ओके जी, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन के अंदर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गई, करंट लायबिलिटी पूरा कंप्लीट हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई। अब आपके पास और कुछ बचा है, हाँ जी, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में भी शायद नोट्स टू अकाउंट्स है, हाँ जी। ओपनिंग प्रॉफिट है 110, क्लोजिंग प्रॉफिट है 250, मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 140 का प्रॉफिट कमाया। तो चलिए जी, लिखिए प्रॉफिट 1,40,000, अपना प्रॉफिट डालिए यहाँ पे 1,40,000। तो 1,40,000 रुपये का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, डाल दिया। तो रिजर्व एंड सरप्लस का भी मेरा ट्रीटमेंट क्या है,
हो चुका है। शेयर कैपिटल आपका 14 लाख रुपए से कितनी हो गई, 15 लाख रुपए हो गई, मतलब 1 लाख से आपकी शेयर कैपिटल बढ़ी है। अच्छा, लायबिलिटी बढ़ी है तो क्या करोगे, इसको भी प्लस कर दोगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितने से, 1 लाख से आप अपने शेयर कैपिटल को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इतना क्लियर है। तो चलिए जी, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन हर तरीके से कंप्लीट हो चुका है या इसमें कुछ ऐड या लेस करना रहता है। देखिए, आपको नेट प्रॉफिट 140 दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस क्या है 23 दे रखे हैं, तो बस इसमें और कुछ नहीं है। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम आ जाएगा 1,63,000 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,63,000। फिर इसमें मेरा एक आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो कि ऐड होता है। उसके बाद है आपका डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, तो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ठीक है जी, इसका मतलब ये जो है आपका क्या, ये चीज़ है, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी जी। तो इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये मेरा हो गया 2,61,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया मेरा 2,61,000। फिर इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना था, 3,000 रुपये ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। एसेट बढ़ रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे एसेट घट रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे लायबिलिटी घट रही है तो क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर है इतना, पक्का जी। तो ये मैंने क्या है यहाँ पे कर दिया, मतलब 2,61,000 में से मेरा 68,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है जी, 22,000 लेस हो जाएगा। तो एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि अब हमारा क्या आएगा। $2,61,000, इसमें से आपका 3,000 लेस हो जाएगा। ये 22,000 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और 68,000 भी इसमें से लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आएगा 2,12,000। तो 2,12,000 मैं इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा दोबारा कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे शायद थोड़ा सा लिटिल बिट मिस्टेक हो रखी है। इक्वल सम, और अब मुझे ट्रीटमेंट करना है इनका। ओके, तो मेरा आ गया 2,12,000। क्लियर है इतना। तो 2,12,000 आ गया। ये एक एक्स्ट्रा रो है, इसे हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 2,12,000। इसमें से इनकम टैक्स पेड आपने लेस किया तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरी कितनी आ गई, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई 1,96,000। ओके, फिर परचेज ऑफ मशीनरी आई आपकी अलग। ओके, अब हमने क्या किया, ये है, ये है, ये है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का देख लेते हैं कितना आया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हमारे पास आ गया जी 3,68,000 नेगेटिव में। मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम नहीं आएगा, नेट कैश यूज्ड आएगा। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा 3,68,000। तो ये आ गया मेरा नेगेटिव में। अब आज चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ भी अगर हम देखें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी देख लेते हैं जी, कितना हो गया। इक्वल सम, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है मेरी। लो जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया 1,77,000। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है तो नेट कैश यूज नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। जहाँ पे नेगेटिव आए वहाँ पे नेट कैश यूज्ड इन एक्टिविटी, जहाँ पर पॉजिटिव आए वहाँ पे नेट कैश फ्रॉम। तो देखिए जी, ये आया मेरा 1,96,000, ये मेरा आया 3,68,000, ये आया मेरा 1,77,000। तीनों एक्टिविटीज़ को अगर आप टोटल करो 1, 2 एंड 3, आपको मैं यहाँ पे चेक भी करके बता सकता हूँ, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सम, ये है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्लस ये है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
प्लस ये है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनको ऐड कर दीजिए। देखिए आपका आंसर आ गया 5,000 रुपये। 22,000 में से 17,000 लेस करोगे तो भी आंसर 5,000 आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को, तीनों को ऐड करोगे तो भी आपका क्या आएगा, 5,000 आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हमारा कैश फ्लो अच्छी तरह से फिनिश हो चुका है। मैंने आपको सबसे पहले पार्ट में जो एपिसोड 1 है उसके अंदर मैंने आपको कैश फ्लो के बेसिक कंसेप्ट बताए थे और मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में भी बताया था। सेकंड पार्ट में मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझाया था कि किस तरीके से हम लोग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं। तीसरे पार्ट में मैंने आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया था और अब चौथे और लास्ट पार्ट में मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर तरह की एडजस्टमेंट थी। इसके अंदर वर्किंग नोट थे जिसमें हमने मशीनरी अकाउंट बनाया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाया। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट हमारा हर एस्पेक्ट क्या था, कवर था। तो मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो भी मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कैश फ्लो से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है या किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच।